जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। महाराष्ट्र में शिवसेना के ठाकरे गुट और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपौत्र प्रकाश अम्बेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी में युति की चर्चा, यानी उनके गठबंधन की चर्चा जो है वो राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में चल रही है। 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे और प्रकाश अम्बेडकर की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। इसके बाद ही इस चर्चा ने महाराष्ट्र में जोर पकड़ लिया। वैसे है चर्चा महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, लेकिन शिवसेना के ठाकरे गुट की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बात सामने नहीं आ रही थी। केवल मात्र प्रकाश अम्बेडकर और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से ही सोशल मीडिया में और मीडिया में, अखबारों में इस पर चर्चा की जा रही थी। अब यह लगभग तय हो चुका है कि शिवसेना के ठाकरे गुट और प्रकाश अम्बेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी में आने वाले चुनाव में गठबंधन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें और बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए कई राजनीतिक एवं सामाजिक जानकार इसके अटकलों के बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अटकलें कौन सी है, क्या है और उसके मायने क्या है, इन सभी पर आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर यह गठबंधन होता है तो वह स्वागत करने वाली बात होगी, क्योंकि जो 2 परस्पर विरोधी दल या संगठन या लोग आज एक समान शत्रु को परास्त करने के लिए एक साथ आए हुए हैं, महाराष्ट्र के लोग उनका स्वागत ही करेंगे और उनके पीछे अपनी सारी शक्ति को झोंक देंगे। मीडिया से लेकर सामान्य लोगों ने इस संभावित गठबंधन को शिव शक्ति और भीम शक्ति का नाम दिया है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में इसके पहले ऐसे प्रयोग नहीं हुए हैं? क्या प्रकाश अम्बेडकर ने शिवसेना के अलावा अन्य लोगों के साथ गठबंधन बनाकर काम करने का प्रयास नहीं किया है? इन सवालों के जवाब हाँ ही है। शिवसेना ने भी इसके पहले कई ऐसे प्रयास किए हैं जिन्हें समय समय पर शिव शक्ति, भीम शक्ति ही नाम दिया गया है। उनका क्या हुआ, वह क्यों विफल हुए? इसके साथ ही अपने 40 साल की राजनीति में प्रकाश अम्बेडकर ने किए हुए प्रयासों का क्या हुआ, वह क्यों विफल हुए, इन सभी पर बात होनी जरूरी है। प्रकाश अम्बेडकर ने अपने पिछले 40 सालों में अपनी खुद की कोई अलग पहचान नहीं बनाई। देश भर में ना सही, महाराष्ट्र में भी आज भी लोग उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रपौत्र के नाम से ही जानते हैं। राजनीतिक पहचान और सफलता न मिलने के अनेक कारण हो सकते हैं, पर राज्य में संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए तो उन्हें किसी ने नहीं रोका था। एक सामान्य से परिवार से आने वाले वामन मेश्राम आप सभी जानते हैं, उन्होंने संगठन शक्ति बनाकर ही देश और दुनिया में अपनी पहचान निर्माण की। प्रकाश अम्बेडकर के साथ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन उनमें संगठन बनाने का कौशल्य एवं नेतृत्व करने की क्षमता न होने के कारण वे न राजनीति में सफल हुए और न ही सामाजिक आंदोलन चलाने में। और यही वजह रही है कि वे महाराष्ट्र तथा देश में अपनी कोई अलग पहचान नहीं बना पाए। उनके साथ जो लोग पिछले 40 सालों में रहे, वे सभी लोग उन पर आरोप लगाकर उन्हें छोड़कर चले गए। उदाहरण के लिए, जैसे अकोला पश्चिम से पूर्व विधायक हरिदास भदे, बालापुर से पूर्व विधायक बलिराम सिरस्कार, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्रावण इंगळे, बोरगांव मंजू से पूर्व विधायक मखराम पवार, पूर्व विधायक रामदास बोड़खे, पूर्व विधायक दशरथ भांडे, ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं। आरोप यह कि प्रकाश अम्बेडकर भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए काम करते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आरोप ऐसे भी लगे हैं कि उन्हें अपने, यानी प्रकाश अम्बेडकर को अपने अम्बेडकर होने पर बहुत ज्यादा अहंकार है। उन्हें ऐसा लगता है कि अम्बेडकर होने की वजह से मुझे ही सब समझ में आता है और वे अन्य लोगों को अपमानित करते रहते हैं। इससे नाराज होकर भी कईयों ने उनका साथ छोड़ दिया है। प्रकाश अम्बेडकर के एक पुराने साथी पद्मश्री लक्ष्मण माने, इनकी शिवसेना के ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई उस पर प्रतिक्रिया आई है। पद्मश्री लक्ष्मण माने कहते हैं कि उनका प्रकाश अम्बेडकर पर विश्वास नहीं है। वे अंदरूनी रूप से, यानी प्रकाश अम्बेडकर अंदरूनी रूप से आरएसएस और बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं। माने आगे कहते हैं
कि प्रकाश अंबेडकर जिनके साथ भी जाएंगे उनका सत्यानाश होना तय है। यह बात उद्धव ठाकरे ने समझ लेनी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर पर उनके साथ रहने वाले कई सारे लोगों ने जो कई सारे आरोप लगाए हैं, उनमें एक बहुत ही गंभीर आरोप यह है कि वे अंदरूनी रूप से आरएसएस और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनके लिए काम करते हैं। क्या यह केवल आरोप है या उसके पीछे कोई सच्चाई भी है? इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम आपको 2 उदाहरण देना चाहेंगे। बहुत पुरानी बातों में हम नहीं जा रहे। पहला उदाहरण, 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में हुए दंगों के बाद महाराष्ट्र का माहौल खराब होने जा रहा था। लोगों में फडणवीस, एक बोटे और भिड़े, इन 3 ब्राह्मणों के विरोध में गुस्सा बढ़ रहा था। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर फडणवीस के बचाव में आते हैं। उन्होंने फडणवीस के इशारे पर या फडणवीस के कहने पर महाराष्ट्र में आंदोलन करने का नाटक किया। बीबीसी मराठी के फेसबुक लाइव में खुद प्रकाश अंबेडकर ने इस बात को कहा है। वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया में अवेलेबल है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जांच कमेटी के सामने वे सारे सबूत देंगे और सबको नंगा करेंगे, लेकिन उन्होंने जांच कमेटी के सामने फडणवीस या आरएसएस बीजेपी के विरोध वाला एक सबूत भी नहीं दिया, बल्कि ऐसा काम किया जिससे जांच ही बंद होने की संभावना थी। प्रकाश अंबेडकर ने किसी को नंगा करने का काम तो नहीं किया, लेकिन भाजपा और फडणवीस को जरूर बचाने का काम किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अकोला यानी महाराष्ट्र के अकोला जिला परिषद जीतने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने 2 बार मदद की है। और यही है दूसरा उदाहरण। महाराष्ट्र के अकोला जिले में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए अक्टूबर 2022 में चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी के सामने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना की महाविकास आघाड़ी थी। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी का चुनाव जीतना संभव नहीं था, लगभग असंभव था। उन्हें यह चुनाव जीतने के लिए भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने मदद की और उनकी मदद से प्रकाश अंबेडकर अकोला जिले में जिला परिषद का केवल अध्यक्ष नहीं बनाने में कामयाब हुए, बल्कि उपाध्यक्ष पद भी उन्हीं के पास आया। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ था कि प्रकाश अंबेडकर को आरएसएस और बीजेपी ने मदद की है। उसी अकोला जिला परिषद के उसी चुनाव में पिछली बार भी आरएसएस और बीजेपी ने प्रकाश अंबेडकर का समर्थन किया था। इसलिए अब आरएसएस और बीजेपी का प्रकाश अंबेडकर के लिए प्यार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जाहिर हो गया है, खुले तौर पर है। इन 2 उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश अंबेडकर जाहिर तौर पर बीजेपी आरएसएस का विरोध जरूर करते हैं, पर अंदरूनी रूप से वह उनके समर्थन में ही है। अमेरिका के अब्राहम लिंकन कहते हैं कि राजनीति में दोस्त वही होता है जिनका समान दुश्मन होता है। इस वजह से ही उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर को साथ लेने का फैसला किया है। मगर प्रकाश अंबेडकर की हकीकत तो कुछ और ही है। यह बात भले ही आज उद्धव ठाकरे नहीं जानते हैं, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता इस बात को भले भांति जानते हैं। और शायद यही वजह है कि वे प्रकाश अंबेडकर को महाविकास आघाड़ी में साथ लेने के लिए अब तक तो राजी नहीं है। कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना को भी तब साथ लिया था जब उन्होंने ये देखा कि शिवसेना पूरी तरह से भाजपा से अलग हो चुकी है, अंदरूनी रूप से, बाह्य रूप से। अगर वह यानी शिवसेना केवल अलग होने का दिखावा करते तो शायद महाराष्ट्र में यह जो महाविकास आघाड़ी बनी है वह नहीं बनती। अभी तक महाविकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दलों में प्रकाश अंबेडकर को लेकर कोई आम सहमति नहीं बनी है। इसको लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है, वे ये कयास लगा रहे हैं और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि आरएसएस ने ही प्रकाश अंबेडकर को उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने के लिए भेजा है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे 2 वजह बताते हैं, वे बिना वजह कोई बात नहीं कर रहे हैं। पहली वजह यह है कि महाविकास आघाड़ी में फूट डालना, उसे कमजोर करना, उनके मतों का विभाजन करना, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। और दूसरी वजह यह है कि शिवसेना को कमजोर करना। शिवसेना को कमजोर करने के लिए ही आरएसएस और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के माध्यम से शिवसेना में फूट डाली और शिवसेना के 50 विधायक उद्धव ठाकरे से अलग हुए।
नेता भले ही अलग हुए हो, पर वोटर यानी मतदाता अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ ही है। ऐसा मानकर ही उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी से बाहर करने की नीति पर भाजपा फिलहाल काम करती हुई दिखाई दे रही है। 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला था। इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी शिवसेना का बड़ा भाई है। जो शिवसेना कभी बीजेपी का बड़ा भाई होती थी, यहां पर अभी राष्ट्रवादी बड़ा भाई है। भाजपा को जहां डाले गए मतों में से 25.25% वोट मिले थे, तो वही राष्ट्रवादी कांग्रेस को 16.71%, शिवसेना को 16.41% और कांग्रेस को 15.87% वोट मिले थे। इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की कुल जमा 49% वोट शेयर की होती है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के विभाजन के बाद शिवसेना के 6% वोट शिंदे के साथ जाते हैं, तो भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के वोट उद्धव ठाकरे को मिलेंगे। उसके बाद महाविकास आघाड़ी के पास 39% वोट होंगे। 2019 के विधानसभा में भाजपा को 25.25% वोट मिले थे। उसमें अगर शिंदे गुट के 6% वोट मिला दिए जाए तो भी यह आंकड़ा 31% का होता है, जो महाविकास आघाड़ी से कम ही होगा। इसलिए महाविकास आघाड़ी के मतों में विभाजन करना भाजपा के लिए बहुत ही जरूरी है और प्रकाश अंबेडकर के माध्यम से आरएसएस बीजेपी ऐसा करने का प्रयास कर रही है। बात करें प्रकाश अंबेडकर की, तो उन्हें 2019 की लोकसभा चुनाव में 41,32,000 वोट मिले थे। सभी मीडिया चैनल्स एवं अखबारों ने यही खबरें छापी थी कि प्रकाश अंबेडकर की वजह से राष्ट्रवादी और कांग्रेस का नुकसान हुआ और उसका फायदा भाजपा और शिवसेना को मिला। प्रकाश अंबेडकर को 2019 की लोकसभा में मिले हुए मतों की संख्या 2014 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में राज ठाकरे के मनसे को मिले हुए मतों से ज्यादा थे। 2019 की लोकसभा के बाद उसी साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर के मतों का ग्राफ तेजी से नीचे आ गया। उन्हें तब यानी विधानसभा के चुनाव में 24 लाख वोट मिले। तो सवाल यह है कि प्रकाश अंबेडकर को 2019 की लोकसभा में इतने वोट कैसे मिले और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में उनके वोट घटे कैसे। भाजपा विरोधी मतों का विभाजन करने के लिए ही आरएसएस बीजेपी ने प्रकाश अंबेडकर को मीडिया मैनेजमेंट करके प्रोजेक्ट करने का काम किया था। इसके लिए उन्होंने भीमा कोरेगांव के दंगों के विरोध में प्रकाश अंबेडकर का नेतृत्व मीडिया के जरिए खड़ा करने का प्रयास किया था और ऐसा भ्रम लोगों में निर्माण करने की कोशिश की कि प्रकाश अंबेडकर ही बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी मतों का विभाजन करने के बाद प्रकाश अंबेडकर और उनके कार्यकर्ता हवा में गए थे। उनको लगा था कि इतने सारे वोट मिले हैं तो विधानसभा में वो जीत ही जाएंगे। भाजपा ने सोचा कि उन्हें जमीन पर लाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रकाश अंबेडकर को मीडिया में जो प्रोजेक्शन लोकसभा चुनाव से पहले मिल रहा था वह विधानसभा चुनाव से पहले नहीं मिला। यह बात खुद प्रकाश अंबेडकर के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। इस बार भी मीडिया मैनेजमेंट करके आरएसएस और बीजेपी प्रकाश अंबेडकर को भाजपा विरोधी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है ताकि उद्धव ठाकरे उन्हें अपने साथ ले और महाविकास आघाड़ी में टकराव होकर वह बिखर जाए और इन सभी का फायदा भाजपा को मिले। कथित शिव शक्ति भीम शक्ति की उस प्रेस वार्ता में उद्धव ठाकरे ने आने वाले चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं की। पत्रकारों के सवालों पर कहा कि सीटों को लेकर हम बाद में तय करने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक गठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, एक ऐसा फैक्टर जो गठबंधन को तोड़ भी सकता है। भारतीय राजनीति में ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि केवल मात्र एक सीट के लिए भी गठबंधन टूट जाते हैं, टूट गए हैं। और अगर उद्धव ठाकरे व प्रकाश अंबेडकर के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई वार्ता नहीं हुई, अभी तक अगर वार्ता नहीं हुई है तो उनका गठबंधन हुआ है, ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन भाजपा समर्थित मीडिया यानी जिसे ब्राह्मण मनिया मीडिया कहा जाता है, वह तो गठबंधन होने का ही प्रचार कर रहा है। इसके पीछे एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। उद्धव ठाकरे ने उसे तुरंत भांप लेना चाहिए।
उद्धव ठाकरे का समर्थन 3 कारणों की वजह से बढ़ा हुआ है। पहला कारण, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो 2.5 साल काम किया और कोरोना महामारी के समय में अन्य राज्यों की तुलना में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में काफी अच्छा व्यवस्थापन किया। इस वजह से उनके प्रशंसकों और समर्थकों में बढ़ोतरी हुई नजर आती है। दूसरा कारण यह कि महाविकास आघाड़ी की वजह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वोटर और समर्थकों के बीच उद्धव ठाकरे को लेकर समर्थन बढ़ा है। और तीसरा कारण यह कि भाजपा ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के माध्यम से उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी करवाई और उसके बाद उद्धव ठाकरे को जिस तरह से मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसकी वजह से भी महाराष्ट्र की आम जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे को मिली हुई है। इस सहानुभूति को मतों में बदलने के लिए देर नहीं लगेगी। अब बस यही देखना है कि उद्धव ठाकरे इन सभी बातों को कैसे संभालते हैं और भाजपा और आरएसएस के षड्यंत्र को कैसे मात देते हैं।